हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अब तुगलक डायनेस्टी को कवर करते हैं। इन दी लास्ट वीडियो वी हैव सीन दैट खुसरो खान, he was the last ruler of Khilji dynasty, and the nobles, they have started to unite against him, and the person with whom they united, he was Ghiyasuddin Tughlaq. And with this, the establishment of Tughlaq dynasty comes into existence. Clear? तो तुगलक डायनेस्टी की बात करें अगर, तो तुगलक डायनेस्टी का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो इट इज़ फ्रॉम 1320 टू 1414 तुगलक डायनेस्टी। क्लियर? अब तुगलक डायनेस्टी का जो पहला राजा था, ही वॉज ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनिए आप, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, ग्यासुद्दीन तुगलक उसका रियल नेम नहीं था। दिस वॉज द टाइटल। हिज रियल नेम वॉज गाजी मलिक। गाजी मलिक, दिस वॉज द रियल नेम। क्लियर? और ग्यासुद्दीन का तुगलक का पीरियड आप देखेंगे तो इट इज फ्रॉम 1320 टू 1325। बहुत लंबा पीरियड इसका भी नहीं था। अब हुआ क्या कि जब खिलजीज के रूलर्स वीक पड़ गए थे, सो ही स्टार्टेड डूइंग मेनी एक्सपीडिशंस। ये एक्सपीडिशंस पे निकला और ये इंडिया के अलग अलग एरियाज़ को जीतने के लिए निकला। फाइन। और ये जीतते जीतते पहुंचा बंगाल। बंगाल को उसने कंसोलिडेट किया अपने एरियाज़ में। ही वन बंगाल। बंगाल कंसोलिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका पार्ट था। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ से इसको जीतने के बाद, बंगाल को कंसोलिडेट करने के बाद, वो वापस अपने कैपिटल की तरफ बढ़ा, लेकिन इलाहाबाद में उसने रुक कर अपनी जीत की नुमाइश करी। जो भी चीज़ें उसने जीती थी, उसने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया और एग्जीबिशन करा उसका एट इलाहाबाद। और वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि उसका जो बेटा था उलुग खान, उसने ग्यासुद्दीन तुगलक को मार दिया था। क्लियर? अब इसके पहले ग्यासुद्दीन तुगलक का इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि इसने जो है वो एक सिटी इस्टेब्लिश किया था, एंड दैट वाज तुगलकाबाद नियर दिल्ली। अब तो ये दिल्ली का हिस्सा हो चुका है। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो ये स्टेशन आपको मिलेगा, तुगलकाबाद। एक्चुअली दिस वाज द थर्ड सिटी इन दिल्ली, थर्ड सिटी। नाउ इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू खिलजी डायनेस्टी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक शहर बसाया था, एंड दैट वाज सिरी। ये भी दिल्ली का सिटी, और ये सेकंड सिटी था दिल्ली का। सेकंड सिटी, दिल्ली का सेकंड सिटी एक ये था, सिरी। और इसको स्टैब्लिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? अब बंगाल कंसोलिडेट किया, वो आगे बढ़ा और इलाहाबाद में रुक के उसने अपनी जीत की नुमाइश करी। वहाँ उसके लड़के ने, उलुग खान, ही किल्ड हिज फादर। फादर को मारने के बाद ही सिट्स ऑन द थ्रोन। तो इसके बाद उलुग खान ही कम्स ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उलुग खान जो है ये रियल नेम था, और इसने जो टाइटल अडॉप्ट किया था दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैं इसको आगे से MBT लिखने वाला हूं। ये टाइटल था इसका। अब ये जब आया तो इसका टाइम पीरियड ही स्टार्ट्स रूलिंग फ्रॉम 1325 टू 1351, और इसका पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको अगर फेमस होना है तो यू ईदर हैव टू बी वेरी गुड, आप गुड बुक्स में हो, या तो आप बैड बुक्स में हो। दोनों ही तभी फेमस होंगे। उसामा बिन लादेन फेमस। क्लियर? तो उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक या उलुग खान, जब वो दिल्ली की सीट पे, गद्दी पे बैठा जाके, तो उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जो उसकी पोजीशन और उसकी इमेज को बहुत ख़राब कर गया, और साथ ही दिल्ली की जो बैकबोन थी वो तोड़ दी इसने। इट वॉज आफ्टर हिज स्टेप्स और रूल दैट द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड टू डिक्लाइन। मोहम्मद बिन तुगलक। तो आई विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो इसने लिए। उसको आप एक कहानी की तरह समझ लीजिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
पहला, नंबर 1, पहला चीज उसने क्या किया जब ये गद्दी पे बैठा, इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी डेक्कन में है, साउथ में। तो इसने क्या किया, जब कैपिटल को ट्रांसफर करने की बात करी तो बहुत सारे उलेमाज और बहुत सारे नोबल्स जो थे इसके, वो इसको मना कर रहे थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक शौकिया इंसान, इसने कहा कि मुझे नेचर बहुत पसंद है और डेक्कन में जाएंगे तो वहाँ ये सब देखने को मिलेगा। बहुत उलेमाज ने मना किया कि मत जाओ, बिकॉज दिल्ली जो अभी है वो उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न बॉर्डर्स, दैट इज़ द ओनली वे जहाँ से इंडिया में कोई एंटर कर सकता है। और अगर दिल्ली में हम बैठे रहेंगे, उलेमाज ने कहा कि अगर हम दिल्ली में रहेंगे तो वी कैन चेक अवर वेस्टर्न बॉर्डर्स एट एनी टाइम। हम इंडिया को फॉरेन इन्वेजन से वहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार ही जाके डेक्कन में बैठ जाएगी साउथ में, तो हम कैसे इंडिया को बचाएंगे ऊपर नॉर्थ में। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक वो कहाँ मानने वाला था, उसने नहीं माना। और जो भी कोई उसको ऐसी एडवाइस देता था कि कैपिटल चेंज ना की जाए, ही यूज्ड टू पनिश हिम। और जब वो वहाँ गया, उसने जब कैपिटल शिफ्ट कर दी देवगिरी, ही रीनेम्ड देवगिरी एज दौलताबाद। दौलताबाद, क्लियर। तो पहली जो उसकी गलती थी, इट वॉज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, और आई कैन से देवगिरी। और इसी देवगिरी को उसने रीनेम कर दिया था दौलताबाद। अब जरा सोचिए, दिल्ली और दौलताबाद का डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर का है, 1500 किलोमीटर्स। और इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग। और 2 साल के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक को रियलाइज हुआ कि उसने गलत स्टेप लिए हैं, सो ही रीट्रांसफर्ड हिज कैपिटल बैक फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। वापस वो अपनी कैपिटल को दिल्ली ले आया। तो पागल हुआ ना ये। पहली गलती इसकी यही थी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दौलताबाद, एंड ट्रांसफरिंग इट बैक टू दिल्ली। जब तब तक उसको समझ में आया, बहुत देर हो चुकी थी, उसने अपनी कैपिटल जो है वापस ट्रांसफर कर ली। अब देखिए, लालच सबकी यही थी कि हम वहां पर साउथ पे जाके रिसोर्सेज को कैप्चर करें, ठीक है। लेकिन वो वहां जाना कोई फायदा नहीं था। देखिए, एक चीज ये होती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ 2 कैपिटल्स इज नॉट रॉन्ग। 2 कैपिटल्स रखना का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने भी यही किया था। ही केप्ट उज्जैन एज द सेकंड कैपिटल। अंग्रेजों ने भी यही किया था। कोलकाता भी कैपिटल थी, शिमला भी कैपिटल थी। आज भी इंडिया में कई स्टेट्स हैं जहां पर 2-2 कैपिटल्स हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 2 कैपिटल वाज नॉट रॉन्ग। लेकिन दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना 1500 किलोमीटर दूर, और वो भी ऐसी जगह जहां उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ना हो, दैट वाज द ब्लंडर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट ब्लंडर, क्लियर। सेकंड ब्लंडर था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, टोकन करेंसी का इंट्रोड्यूस किया उसने। अब देखिए, अगर आपको टोकन करेंसी चलानी है तो आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होनी चाहिए ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि कोई फोर्जरी ना हो सके। और उस समय के टाइम में ऐसा कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट या फिर टेक्निकलिटीज नहीं थी। तो उसने क्या किया टोकन करेंसी में, 14th सेंचुरी का टाइम था, 1329 ने 1330 के टाइम, इन द ईयर 1329 to 1330, इस पीरियड में इसने क्या किया, पूरी दुनिया में इस वक्त सिल्वर की शॉर्टेज चल रही थी। रिमेंबर सिल्वर टंका, आई टोल्ड यू नीलतत्मिश, उसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में सिल्वर टंका। वो जहां पर सिल्वर कॉइन्स चल रहे थे, सिल्वर कॉइन्स की जो थी वो शॉर्टेज हो गई थी 14th सेंचुरी में। तो व्हाट मोहम्मद बिन तुगलक डिड इज, इसने क्या किया, इसने कहा कि हम ब्रॉन्ज सिक्के चलाएंगे। और ब्रॉन्ज सिक्के की जो वैल्यू थी वो इसने बराबर रख दी एट पार विद दी सिल्वर टंका। मतलब अगर आप ब्रॉन्ज सिक्का लिए हुए हैं और सिल्वर सिक्का लिए हैं तो दोनों की वैल्यू सेम थी। सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, कि अब लोगों ने प्राइवेटली ब्रॉन्ज सिक्के की मिंटिंग स्टार्ट कर दी। फोर्जरी ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स वो स्टार्ट हो गई प्राइवेट हैंड्स में। सो नाउ इट वाज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट और सुल्तान टू मेक आउट कि कौन से गवर्नमेंट के मिंटेड कॉइन्स हैं और कौन से प्राइवेट मिंटेड कॉइन्स। तो इसका इफेक्ट ये हो रहा था कि अब लोगों के पास ब्रॉन्ज कॉइन्स थे और उसको नकली बना बना के उससे काम चला रहे थे। टैक्सेस जो दे रहे थे लोग टैक्सेस दे रहे थे वो भी फर्जी कॉइन्स हो गए थे। तो
तो इससे हुआ ये कि जो स्टेट के अकाउंट्स थे, द एक्सचेकर, वो बहुत अकाउंट्स जो थे वो बहुत जल्दी डिप्रिशिएट होने लगे। दिस वॉज दी ब्लंडर। आपने अगर ब्रॉन्ज कॉइन इंट्रोड्यूस किए दैट वाज ओके, लेकिन आपने कोई ऐसा मेजर नहीं रखा जिससे ये चीज़ कंट्रोल हो सके कि फोर्जिंग ना हो पाए कॉइन्स की। वो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं करी। और जब उसको रियलाइज हुआ कि यार ये तो लोग चोरी कर रहे हैं अब, तो उसने ही डिक्लेयर्ड दैट ही विल टेक ऑल दी कॉइन्स बैक, ब्रॉन्ज कॉइन्स वापस ले लेगा। और उसने लोगों से कहा कि आपके पास जो भी ब्रॉन्ज कॉइन्स हैं उसको आप जमा करा दीजिए और उसके बदले में आप सिल्वर कॉइन्स ले जाइए। ये उससे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अभी तक जिसके पास ब्रॉन्ज कॉइन्स नहीं भी थे वो भी मिंट करने लगा ब्रॉन्ज कॉइन्स और उसको जाके जमा कर दिए। तो इससे इकॉनमी में जो उसकी करेंसी की वैल्यू थी वो डेप्रीशिएट कर गई। हर आदमी के पास सिल्वर टंका था और बहुत सारे सिल्वर टंके थे, क्योंकि लोगों ने फर्जी ब्रॉन्ज कॉइन्स को छापना शुरू किया, मिंट करना शुरू किया और उसको स्टेट एक्सचेकर से चेंज कर दिया। फिर से स्टेट का अकाउंट्स नीचे होने लगा। ठीक है, ये सेम तरीका था जैसे कुबलई खान ने चाइना में इशू किए थे पेपर मनी, कुबलई खान। सिमिलरली मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ब्रॉन्ज कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन द मिस्टेक वाज ही डिड नॉट टेक सच मेजर्स कि फोर्जिंग ऑफ कॉइन्स ना हो। सेकेंड ब्लंडर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। थर्ड, तीसरा देखिए, थर्ड इज खुरासान एक्सपीडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, खुरासान एक्सपीडिशन। अब खुरासान एक्सपीडिशन मतलब एक्सपीडिशन टू ईरान, इराक, ऑल दीज एरियाज। अब इतने बड़े फाइटिंग, इतना बड़ा एरिया कवर करने के लिए उसने खुरासान आर्मी भी स्टैब्लिश कर दी, खुरासान आर्मी। अब खुरासान आर्मी स्टैब्लिश करी और जो लोग उसमें डिप्लॉय किए, उसने जो लोग उसने एम्प्लॉय किए उस आर्मी के अंदर, उनको पहले से पेमेंट कर दिया कि ठीक है तुम आर्मी में आ जाओ, तुमको पहले से पेमेंट दे देंगे। सो व्हाट हैपेंड कि लोगों ने पेमेंट ले लेके बैठ गए और उसके बाद वो लोग टर्न अप नहीं हुए, या मान लो कुछ हो गया उनको, तो पैसा वहां भी वेस्ट हो गया। खुरासान वॉज हिज ड्रीम, ये एक्सपीडिशन हो नहीं पाया। इट वॉज मियरली हिज ड्रीम टू खुरासान को जीतना। ठीक है, उसके लिए जो उसने किया वो पैसे की बर्बादी पे ले गया पूरे तुगलक डायनेस्टी को। दिस वॉज द थर्ड मिस्टेक। फर्स्ट मिस्टेक, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड रीट्रांसफरिंग इट बैक। सेकेंड, टोकन करेंसी। थर्ड, खुरासान एक्सपीडिशन। अब जब ये तीनों स्टेप्स के बाद, जब उसके डायनेस्टी के, उसके रूल के या उसके गवर्नमेंट के जब अकाउंट्स और पैसे कम होने लगे, तो उसने क्या किया, ही रियलाइज कि व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन। तो उसको समझ में आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ही बढ़ावा देने से या उसको सपोर्ट करने से ही हम इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। सो ही मेड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। नंबर फोर्थ, लेकिन इसकी आप गलती देखिएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स तो कर रहा है ये, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करें अगर, तो इसने क्या किया कि इसने एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, डिपार्टमेंट, एंड दैट वाज दीवाने आमिर कोही। दीवाने आमिर कोही, ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया उसने, और अच्छा खासा जो अब रेवेन्यू था वो उसको मिलने लग गया एग्रीकल्चर से। अब कोई पागल इंसान होगा ना कि अगर उसको पैसे मिल रहे हैं अच्छे से, स्टेट का अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, इसके बाद भी उसने इस डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। ये डिपार्टमेंट उसने चलाया, उसको फ़ायदा भी मिल रहा था उससे, लेकिन बाद में उसने इस डिपार्टमेंट दीवाने आमिर कोही को उसने इसको ख़त्म भी कर दिया। क्लियर। अब क्या करें, ये भी फेल हो गया। किसी तरीके से उसने जो पैसे बर्बाद किए थे कैपिटल को ट्रांसफ़र करने में, टोकन करेंसी में, एक्सपीडिशन में, उसको बनाने के लिए उसने किसी तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए और वो काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा था। लेकिन फिर दीवाने आमिर कोही जो उसने स्टैब्लिश किया उसी को बंद कर दिया। तो अब क्या करें, अब इसके पास कोई और चारा नहीं बचा था एक्सेप्ट टू इम्पोज दी टैक्सेस, और उसने वही किया। फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, he started imposing the taxes on the farmers of Doab region. Doab is a region between the Ganga and the Yamuna rivers, उसको दोआब बोलते हैं। तो वहाँ के किसानों पे उसने टैक्स इम्पोज करना शुरू किया।
ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, टैक्स इंपोजिशन। टैक्स इंपोजिशन किस पे? फार्मर्स ऑफ दोआब रीजन, farmer of Doab region, and Doab region I told you a region between the rivers गंगा एंड यमुना, उसने इन पे टैक्स लगाना शुरू किया। और टैक्सेस लाइक हाउस टैक्स, घड़ी जिसको बोलते थे, GHARI, घड़ी टैक्स। फिर उसने एक टैक्स और लगाया, दैट वाज चराई टैक्स, पास्चर टैक्स, इसको बोलते हैं हम लोग पास्चर टैक्स, पास्चुरल टैक्स। उसने ये सब टैक्सेस इंपोज करना शुरू किए। क्लियर? अब जब उसने टैक्सेस इंपोज करना शुरू किए तो अब उस साल वहां पर दोआब के रीजन में फेमिन आ गया, अकाल पड़ गया। और जब फेमिन पड़ गया तो लोगों ने टैक्सेस देने से मना कर दिया कि वी वोंट गिव यू दी टैक्सेस। ही रिफ्यूज टू गिव, पीपल रिफ्यूज टू गिव टू पे दी टैक्सेस। क्यों? क्योंकि वहां पर फेमिन आ गया। ठीक है, जब फेमिन आ गया और जब लोगों ने मना कर दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्मी डिप्लॉय कर दी और कहा जबरदस्ती टैक्स लेके आओ। अब जबरदस्ती काम अगर आप करोगे तो पीपल विल रिवोल्ट, एंड इन दिस सिनेरियो व्हेन आर्मी वाज डिप्लॉयड पीपल रिवोल्टेड कि हम तो टैक्स नहीं देंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाएगा। सो व्हाट ही डिड इज ही स्टार्टेड गिविंग लोन्स टू द फार्मर्स, एंड दोज लोन्स वर नोन एज तक्कवी लोन्स। जब फार्मर्स, व्हेन दीज पीपल जिन पर ये इंपोज किया गया था, फार्मर्स व्हेन दे रिवोल्टेड, तो क्या हुआ? जब रिवोल्ट किया तो क्या हुआ? आर्मी डिप्लॉयड, कहा गया कि भैया ज़बरदस्ती लेके आओ। और जब आर्मी गई तो लोगों ने मना कर दिया देने को, तो उसने आर्मी को विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करने के बाद उसने सपोर्ट किया उन लोगों फार्मर्स को, एंड ही गेव देम तक्कवी लोन्स। तक्कवी लोन्स, इसको सौंदर लोन्स भी कहते थे, सौंदर। क्लियर? तो ये जब उसने इतना सारा काम किया कि पहले तो आपसे ज़बरदस्ती टैक्स ले रहा है, बाद में फिर टैक्स हटा दे रहा है, फिर उल्टा आपको खुद लोन दे रहा है, तो ऐसे में ये सब स्टेप्स लेने के बाद लोगों ने इसको पागल ही घोषित कर दिया कि ये एकदम पागल इंसान है, इसके को समझ में आता नहीं है और कुछ भी स्टेप ले रहा है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसके एक्सपीडिशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्टेप्स लिए थे उससे उसको पागल घोषित कर दिया गया था। अब अगर कोई राजा इस तरह के स्टेप्स लेगा तो उस राजा को डेफिनेटली लोग रिवोल्ट करेंगे फिर, और यही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ। एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है मदुराई के पास, तमिलनाडु, मदुराई। एक बहुत बड़ा रिवोल्ट मदुराई के पास होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अपनी आर्मी को भेजता है। ही सेंड्स हिज आर्मी। लेकिन आर्मी जब जाती है रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए तो आर्मी रिबल्स के साथ ही मिल जाती है। इससे मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत गुस्सा आता है, एंड ही बिकम्स मोर इम्पेशेंट। सो ही सेज दैट नाउ आई विल गो पर्सनली टू सप्रेस द रिवोल्ट। मैं खुद जाऊंगा। एंड वेर ही स्टार्ट्स मार्चिंग टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स मदुराई, वो देवगिरी तक पहुंचता है। ही रीड्स टिल डेक्कन, देवगिरी। और जब वहां पहुंचता है तो उसकी आर्मी में प्लेग फैल जाता है, प्लेग। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो किस्मत भी थी वो बहुत ख़राब थी। अब देखिए वो निकला भी अगर सप्रेस करने के लिए तो प्लेग हो गया। वैसे ही दिक्कतें कम नहीं पैदा करी थी उसने जो अब प्लेग हो गया। ही एनी हाउ सेव्स हिज लाइफ, खुद अपनी जान बचाता है किसी तरह प्लेग से, एंड ही रिटर्न्स बैक टू दिल्ली। और जब वापस आता है तो पीपल आर वेरी एंग्री फ्रॉम हिम। Everyone is angry. People are angry. Officers are angry. Army is destroyed. तो ये एक बहुत राइट टाइम था. This was the right time for the governors of different provinces, different areas to revolt against मोहम्मद बिन तुगलक. और यही हुआ. गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर्स ऑफ अवध, सुल्तान, मुल्तान, सिंध, all these governors they started revolting against मोहम्मद बिन तुगलक.
क्लियर। तो होता क्या था कि वो एक जगह का रिवोल्ट शुरू हुआ, एक जगह रिवोल्ट शुरू हुआ, वो वहाँ भागता था उसको सप्रेस करने के लिए, दूसरी तरफ रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता था, फिर वो वहाँ जाता था उसको सप्रेस करने के लिए, जब तक वहाँ काम कर रहा सप्रेस कर रहा है, तीसरी जगह रिवोल्ट हो गया, देन ही इज रनिंग फ्रॉम देयर टू थर्ड प्लेस, चौथी जगह हो गया, फिर वहाँ से मतलब फिर वो ही भागता रहा और इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फाइनली जो है गुजरात में एक आदमी है एंड हिज नेम वाज तगी गुजरात। इसने जो है सुल्तान के अगेंस्ट रिवोल्ट किया गुजरात में, और सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ही चेस्ड हिम फॉर 3 years, 3 साल तक वो इसका पीछा करता रहा और फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक हार कर वो मर भी जाता है 1351 में। बहुत थक चुका था, एक कैपेसिटी होती है, ही इज रनिंग हियर एंड देयर, यहाँ हो रहा है तो वहाँ सप्रेस करने जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, एंड देन चेजिंग फॉर 3 years, दिस वॉज इनफ, सो ही डाइड। और यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक का चैप्टर ख़त्म हो गया। लोगों के अंदर जो डर था कि और पागल कुछ और ना करे, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। क्लियर। इसके बाद अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक मरा, लेकिन जब वो मरा तो उससे पहले उसने इतना नुकसान कर दिया था कि दिल्ली सल्तनत की बैकबोन टूट चुकी थी और खुद तुगलक डायनेस्टी एक तरीके से इट वाज स्टैंडिंग ऑन दी वर्ज ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन। सी अकाउंट्स फंड्स खाली हो चुके हैं, ट्रेजरी इज एम्प्टी, पीपल आर एंग्री, आर्मी नहीं बची है, हर जगह डिस्टर्बेंस है, रिवोल्ट्स हो रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स थी। और इन प्रॉब्लम्स के बीच में जो आदमी सामने आया और गद्दी पे बैठा आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक, हिज नेम वाज फिरोज शाह तुगलक। क्लियर। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो गद्दी पे बैठ गया। जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस। और जो टाइप का सोसाइटी बचा था उस वक्त, इट वाज वेरी डार्क सिनारियो। क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस टू अपीज द फार्मर्स, चैलेंजेस टू अपीज द नोबल्स, चैलेंजेस टू अपीज द ब्यूरोक्रेट्स, चैलेंजेस टू अपीज द आर्मी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने सबको परेशान किया था किसी ना किसी तरीके से। तो जब ये आया तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे और लोगों को इससे उम्मीद बहुत थी अब। सो व्हेन फिरोज शाह तुगलक कम्स, ही फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ठीक है, तो उसने अपीजमेंट पॉलिसी को स्टार्ट किया फॉलो करना। अपीजमेंट आप समझ रहे हैं, सबको खुश करने की पॉलिसी उसने अडॉप्ट करी कि हम सबको खुश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसने अपीजमेंट पॉलिसी में क्या क्या किया। नाउ प्लीज सी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अपीजमेंट पॉलिसी को यहां बता रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। ये आपका एक तरीके से स्टेप्स भी हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या स्टेप्स लिए थे, एंड दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नंबर 1, अब बैकड्रॉप पता है आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने कितना परेशान किया। ठीक है, नंबर 1, व्हेन फिरोज शाह तुगलक कम्स, ही सेज कि अब सिर्फ 4 तरह के टैक्सेस लिए जाएंगे जो इस्लाम में माने जाते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल विच आर एक्सेप्टेड इन इस्लाम। ठीक है, सो ही सेज ओनली 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस टू बी कलेक्टेड, और वो कैसे होंगे? जो कि इस्लाम में एक्सेप्टेड होंगे। क्लियर। तो उसने क्या किया, 4 टाइप्स के उसने कराने के लिए क्या किया, तो कौन कौन से टैक्स लगाए? नंबर 1, खराज, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ज़कात। नंबर 3, जजिया। नंबर 4, खम्स। ये 4 तरीके के टैक्सेस उसने इंपोज किए। व्हाट वाज खराज? खराज वाज नथिंग बट दी लैंड टैक्स, और ये 1/10 लिया जाता था ऑफ दी प्रॉपर्टी। ज़कात
आज भी इस्लाम में ही चल रहा है ज़कात, 2% ऑफ द प्रॉपर्टी। जजिया, I told you when I was discussing Muhammad bin Qasim, first lecture of medieval history, jizya imposed on non-Muslims. I told you about this. और फिर लास्ट वाला जो है खुम्स, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हेन आई वाज डीलिंग विद अलाउद्दीन खिलजी। खुम्स कि वॉर, अगर कोई राजा नॉन मुस्लिम राजा को हराएगा तो वॉर का जो बूटी होगी, जो लूटपाट प्लंडर करके लाएंगे, उसका कुछ हिस्सा आर्मी को जाएगा, कुछ हिस्सा राजा रखेगा। ठीक है, तो खुम्स के पास कितना था? 4/5। ये आर्मी को जाना था। उसने कहा कि अब यही बस टैक्सेस जो हैं वो लिए जाएंगे। क्लियर? अब देखिए आगे क्या हुआ। तो इससे क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप अपीजिंग दी, तो एक तरीके से हुआ क्या इस स्टेप से? उसने उलेमाज और मौलाना को खुश कर दिया। नंबर 1 अपीजमेंट पॉलिसी, अपीजिंग दी उलेमाज एंड दी मौलानाज। तो इसका क्या हो गया? अपीजिंग हु? मौलानाज एंड उलेमाज। तो इससे ये लोग तो खुश हो गए कि चलो भैया अब अपना जो इस्लाम है, जो अपना स्टेट है, वो इस्लामिक रूल से गवर्न होगा। सिर्फ 4 तरीके के टैक्सेस लिए जाएंगे जो इस्लाम में एक्सेप्टेड हैं: खराज, ज़कात, जजिया एंड खम्स। खराज, लैंड टैक्स ऑफ दी, एक्चुअली दिस इज नॉट प्रॉपर्टी, दिस इज 1/10 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस। जितना भी लैंड पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/10 जो है वो टैक्स की तरह लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला, अपीजिंग द उलेमाज एंड द मौलानाज। नंबर 2 बी, अपीजिंग द फार्मर्स। सेकेंड, अपीजिंग द फार्मर्स। अब ये कैसे हुआ? जितना भी लोन मोहम्मद बिन कासिम ने किसानों को दे रखा था, मोहम्मद बिन कासिम दे रखा था, फिरोज शाह तुगलक ने वो सारे लोन्स वापस करने के लिए मना कर दिया, उनको सारे माफ कर दिए लोन्स। फिरोज शाह तुगलक ने सारे लोन्स माफ कर दिए। और फिरोज शाह तुगलक मेड दी फार्मर्स राइट अ लेटर टू मोहम्मद बिन तुगलक कि आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को माफ कर दिया। और वो लेटर लिखवाने के बाद फिरोज शाह तुगलक उस लेटर को मोहम्मद बिन तुगलक के कब्र पर रख भी आता है। अपीजिंग दी फार्मर्स, हाउ? उनके लोन को माफ करके। क्लियर? अपीजिंग दी मौलाना एंड दी उलेमाज, कैसे? कि अब जो हमारा स्टेट है वो गवर्न कैसे होगा? इस्लामिक रूल से। 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड। अपीजिंग दी फार्मर्स कैसे? उनके लोन्स माफ करके। क्लियर? सी, डेवलपमेंटल वर्क्स। डेवलपमेंटल वर्क्स, अब उसने बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स भी कराए, कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी कराए। सो लेट अस सी दी डेवलपमेंटल वर्क्स। यहां मैं लिख दे रहा हूं, डेवलपमेंटल वर्क्स, प्लीज सी। नंबर 1, पहला डेवलपमेंटल वर्क उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में कराया। और क्या किया उसने ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान टू कलेक्ट इरिगेशन टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सुल्तान बन गया जिसने इरिगेशन टैक्स लिया। दूसरा, कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट था, ही टुक वाटर टैक्स। क्लियर? सेकेंड, he constructed many cities, he established many cities. Number 1, फतेहाबाद। देखिए ये सब बहुत फैक्चुअल है, आपको उसको करना ही पड़ेगा याद। सेकेंड, हिसार।
थर्ड जौनपुर, जौनपुर आपको पता होना चाहिए, ये एक्चुअली बाद में शारिकी किंगडम आता है, शारिकी, उसकी कैपिटल बन जाता है जौनपुर, शारिकी किंगडम उसका ये कैपिटल हो जाता है जौनपुर, क्लियर। एंड देन फोर्थ इज फिरोजाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का आज नाम बदल के रख दिया गया है फिरोज शाह कोटला, यही स्टेडियम जो आपको दिल्ली में मिलता है इसी का नाम रख दिया गया है, क्लियर। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, थर्ड, अब उसने कई सारे हॉस्पिटल्स भी खोले, दैट इज दारुल शिफा, शिफा मतलब होता है किसी परेशानी से आपको निजात मिल जाए, सो ही ओपनड दारुल शिफा हॉस्पिटल्स, he established one department called दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, और दीवाने खैरात में ही यूज टू टेक केयर ऑफ द पुअर्स एंड द ऑर्फन्स, और उसमें जो है वो जो पुअर गर्ल्स थी उनके मैरिज के लिए प्रोविजंस रखता था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या किया डेवलपमेंटल वर्क्स में कि उसने एक डिपार्टमेंट और बनाया था और वो था दीवाने बंदगानी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अभी बताता हूं। दीवाने बंदगानी देखिए बंदगी से बना हुआ है, बंधन में रखना, ठीक है। तो ये एक डिपार्टमेंट था स्लेव का डिपार्टमेंट, स्लेव्स, क्लियर। अपीजिंग दी मौलानाज, अपीजमेंट पॉलिसी में, अपीजिंग दी फार्मर्स, लोन माफ करना, डेवलपमेंटल वर्क्स, आई टोल्ड यू एग्रीकल्चर सेक्टर में, सिटीज डेवलप करना, दारुल शिफा हॉस्पिटल एंड दीवाने खैरात, क्लियर। अब डी अपीजमेंट पॉलिसी का फोर्थ पॉइंट, ही ऑल्सो अपीज दी ऑफिसर्स, अपीजमेंट टू ऑफिसर्स, ये भी परेशान थे। अब इसने क्या किया इसमें, ही मेड दी लॉज हेरिडेटरी, उसने हेरिडेटरी लॉज बनाए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्या किया उसने कि अभी तक जो चीज सप्रेस करी जा रही थी इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, और आप देखेंगे बाद में अकबर उसको ओवरकम करता है थ्रू हिज जागीरदारी सिस्टम, उस प्रॉब्लम को फिरोज शाह तुगलक ने ओपन कर दिया था। हेरिडिटरी लॉज मतलब एक तरीके से इट वाज फ्यूडलिज्म, मतलब अब चीज ये थी कि अगर आप मान लीजिए यू आर एन ऑफिसर ऑफ पर्टिकुलर रीजन, तो आपका लड़का भी, आपका बच्चे भी होंगे, वो भी उसके वो होंगे, ऑफिसर्स होंगे। कोई स्लेव है तो वो स्लेव रह जाएगा। तो ये चीज़ अभी तक नहीं थी, इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक ये चीज़ सप्रेस की गई थी, फ्यूडलिज्म वाज नॉट देयर। अकबर भी उसको ख़त्म कर देगा आगे जागीरदारी सिस्टम लाकर, ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने, अब ये आप अपीजमेंट पॉलिसी कही है उसकी कि उसने तो अपीज करना चाहा लोगों को, जो जिस क्लास में है उसको वही मिल जाएगा आगे जाके, क्योंकि हेरिडिटरी लॉज आ चुके हैं। अगर वो एक बड़ा आदमी था तो बड़ा आदमी हो जाएगा, वो अगर भाई साहब मंत्री है तो उसका बच्चा ही मंत्री हो जाएगा, क्लियर। तो ये पॉलिसी तो उसकी अपीजमेंट की थी कि वो उनको भी खुश करना चाहता था, लेकिन अगर कोई हिस्टोरियन उसको देखेगा तो उसको एक प्रॉब्लम ही बताएगा। अभी तक जो प्रॉब्लम नहीं थी वो उसने अपीजमेंट के चक्कर में उस प्रॉब्लम को रेज करा दिया, क्लियर। और इसी फ्यूडलिज्म की वजह से फिर उसने ये डिपार्टमेंट बनाया दीवाने बंदगानी, और वहां उसने स्लेव्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। भाई देखिए, अगर फ्यूडलिज्म है तो आपके पास स्लेव्स होने चाहिए, फ्यूडलिज्म, ठीक है। तो स्लेव्स को उसने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। पॉइंट इज क्लियर। फिरोज शाह तुगलक का आप पीरियड देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक का पीरियड बहुत ही पीस और ट्रैंक्विलिटी का पीरियड था, और काफ़ी ज़्यादा उसने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी थी कि चीज़ें जो है काफ़ी ठीक हो जाएं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक भी आखिर में जो व्हेन ही डाइज, तो उसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, और वो था तैमूर का इन्वेजन।
वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी। तो 13 फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद, व्हेन ही डाइज फिरोज शाह तुगलक, तो उसके बाद 1398 में तिमूर, ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। नाउ यू रिमेंबर चंगेज खान? आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू इल्तुतमिश कि चंगेज खान वॉज चेजिंग ख्वारिज्म खान, और फिर ख्वारिज्म खान आके इल्तुतमिश से हेल्प मांगता है और इल्तुतमिश उसको मना कर देता है। दैट इज हाउ इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम द रॉथ ऑफ चंगेज खान। यही चंगेज खान, ही वॉज इसका डिसेंडेंट था तिमूर। अब तिमूर 1398 में ही मेक्स एन इन्वेजन इन इंडिया। तिमूर इन्वेड्स इंडिया, ठीक है। और जब वो इंडिया को इन्वेड करता है तो वो दिल्ली तक पहुंच जाता है, एंड ही सैक्स दिल्ली, पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लेता है वो। लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है, और 1399 में ही विड्रॉज फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से निकल जाता है। लेकिन जब वो निकलता है तो ही लीव्स हिज नॉमिनी, अपना एक नॉमिनी वहाँ छोड़ जाता है, एंड हिज नेम इज खिज़्र खान, ठीक है, खिज़्र खान। और फिर यही खिज़्र खान, he establishes the Sayyid dynasty in India. Clear? This was the entire chapter of Tughlaq dynasty. All right, Firoz Shah Tughlaq comes. Challenges बहुत ज़्यादा थे. It was a dark scenario. He starts appeasing the people. Appeasement policy लेता है. Appeasing the ulemas. Only types of taxes जो impose किए गए जो इस्लाम में acceptable है. अपीजिंग दी फार्मर्स, लोन को माफ कर देना, डेवलपमेंटल वर्क्स, आई टोल्ड यू दीज 4-5, एंड देन अपीजिंग दी ऑफिसर्स, इम्पोजिंग दी हेरिडिटरी लॉज। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का इन्वेजन होता है इंडिया में 1398 में, और इसके इन्वेजन के बाद वो वहाँ से विड्रॉ करता है, और जब विड्रॉ करता है तो वहाँ अपना एक नुमाइंदा छोड़ जाता है, उसका नाम था खिज़्र खान। एंड खिज़्र खान he establishes the Sayyid dynasty in India. ठीक है, क्लियर।